हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर। तो बिना समय वेस्ट किए हम शुरू कर देंगे। केवल काम की बातें और बाकी और कुछ नहीं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर नीडी फ्रेंड्स जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर ले रखा हो या उनको इंग्लिश लिटरेचर में प्रॉब्लम आती है। लेट्स गो। एनालिसिस ऑफ सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर। तो वी ऑल नो अबाउट विलियम शेक्सपियर, कभी ना कभी सुन रखा होगा। नहीं सुना है तो इस वीडियो के बाद जान जाएंगे। सोनेट 29, सोनेट क्या होती है? सोनेट 14 लाइन्ड पोएम होती है। इसको अच्छा एक मिसकंसेप्शन है, दूर कर देता हूं। ठीक, इसको या तो पोएम पढ़ते हैं हम लोग या ये जो या वाला प्रोनाउंसिएशन आता है पोएम, इसको एम कर दो, ई एम कर दो, ई पे जोड़ दो। पोएम पढ़ेंगे या तो पढ़ेंगे पोम या तो पढ़ेंगे पोम। तो सोनेट 29 जो है, जो सोनेट होती है वो 14 लाइन की क्या होती है? 14 लाइन्स की एक पोम होती है। बाय विलियम शेक्सपियर इज अ कैप्टिवेटिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर इज अ कैप्टिवेटिंग का मतलब भी दे रखा है यहाँ पे, मोहक, लुभावना। इंग्लिश नहीं आती या हार्ड वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बस देरी है तो सिर्फ सब्सक्राइब करके पढ़ने की। देखिए यहाँ पे सोनेट 29 बाय विलियम शेक्सपियर इज अ कैप्टिवेटिंग एंड इंट्रोस्पेक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन। कैप्टिवेटिंग यानी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको अपनी तरफ, और उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है? आप जब अपने अंदर झांक के देखें, सोनेट 29 आपको मजबूर कर देगी अपने अंदर झांक के देखने के लिए और पता करने के लिए कि आपका ट्रू सेल्फ क्या है, इनर सेल्फ क्या है। एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन थ्रू इट्स मास्टरफुल यूज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस। 10th 11th 12th पोएटिक डिवाइसेस आपने पढ़ रखी होगी। पावरफुल इमेजरी, इमेजरी में बेसिक 5 टाइप्स की इमेजरी होती हैं। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो या फिर डिटेल समरी ऑफ इमेजरी बना दूंगा, तब आप देख लीजिएगा। अभी के लिए याद रखिए कि 5 तरह की मेन इमेजरीज यूज की जाती हैं। द सोनेट टेक्स द रीडर ऑन अ कंपेलिंग जर्नी। कंपेलिंग का मतलब क्या है? सोनेट आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और विवश कर देगी एक जर्नी पे जाने के लिए, यात्रा करने के लिए। डेल्विंग इनटू डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो सकता है कि ये डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर क्या है? डेप्थ ऑफ डिस्पेयर क्या है? तो यहाँ पे हम देखेंगे, जब हम पोएट्री को एनालिसिस करेंगे, पोएट्री को रीड करेंगे, जब हम रीड करेंगे तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर क्या है। एनवी, जब आप किसी की तरह बनना चाहते हैं। एक होता है जेलिसी, एक होता है एनवी। जेलिसी कब होती है? जब आप किसी से घृणा रखते हो, और एनवी कब होता है? जब आप उसकी तरह बनना चाहते हो। जेलिसी का ही पॉजिटिव फॉर्म क्या होता है? एनवी होता है, याद रखिएगा इसको। एंड अल्टीमेटली रिडेम्पटिव जॉय। रिडेम्पटिव जॉय, आप किसी पाप को करने से बच जाइए, आप किसी पाप को करने से बच जाइए और उसके बाद का जो जॉय है वो रिडेम्पटिव जॉय हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल ड्वेल्व इनटू द न्यूएंसेस। ड्वेल्व यानी अंदर जाएंगे, भीतर जाएंगे। न्यूएंसेस का मतलब क्या होता है? न्यूएंसेस का मतलब क्या होता है? दिया हुआ है, जल्दी पढ़ लीजिए। न्यूएंसेस का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल डिफरेंस इन मीनिंग, फीलिंग्स और साउंड। छोटे छोटे डिफरेंसेस के साथ ड्वेल्व इनटू न्यूएंसेस ऑफ टाइमलेस वर्क। टाइमलेस वर्क क्यों लिखा है? ये वर्क बहुत पहले से लिखा हुआ है, विक्टोरियन एज का लिखा हुआ वर्क है, आज भी 2024 पे पढ़ना पड़ रहा है। टाइमलेस वर्क एग्जामिनिंग इट्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, थेमेटिक रेजोनेंस। थेमेटिक रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, मार्क इट डाउन, नोट इट डाउन। थेमेटिक रेजोनेंस, अ लिटरेरी डिवाइस लाइक रेपिटेशन, सिंबोलिज्म, मोटिव्स टू सपोर्ट अ स्टोरीज थीम इन अ मीनिंगफुल वे। जब भी लिटरेरी डिवाइस को यूज किया जाएगा, रेपिटेशन आएगा और क्या क्या आएगा? सिंबोलिज्म आएगा। और ये जो सारी लिटरेरी डिवाइसेस है, इनका एक ही मोटिव होगा, एक ही मकसद होगा, और वो मकसद क्या है? कि आपको कोई स्टोरी बताना, वो भी किसी मीनिंगफुल वे में, वो भी एक अच्छे मीनिंगफुल वे में। विलियम शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स यू कैन टेक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Let it be refreshed. I hope it will be clear to you all. Poetic form क्या है? Poetic form क्या है? Sonnet 29 का structure of Sonnet 29, इनका कंटेंटमेंट क्या है? अ फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। हैप्पी सेटिस्फैक्शन, वैसे तो ये हैप्पी सेटिस्फैक्शन लास्ट में अचीव होता है, लास्ट में अचीव होता है जब एंड की लाइंस कंक्लूड होंगी। लास्ट की 4-5 लाइन में, लास्ट की 4 से 5 लाइन में आपको दिखेगा कि हैप्पी सेटिस्फैक्शन आ रहा है। पहले विलियम शेक्सपियर शिकायत करते हुए नजर आते हैं, फिर लास्ट की 4 से 5 लाइंस में, स्पेशली लास्ट की 2 लाइंस में वो कंक्लूड करते हैं कि जो भी है उनके पास वही ठीक है, उनको बाकी चीजों की जरूरत नहीं है। पोएटिक फॉर्म सोनेट 29 इज रिटन इन ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट। ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट। अब ट्रेडिशनल शेक्सपियरियन सोनेट लिखा, यानी कि और भी तरह की सोनेट्स होती होंगी। पेट्रियार्कन सोनेट, इटालियन सोनेट, उसके बाद स्पेंसेरियन सोनेट। ये अलग अलग तरह के भिन्न प्रकार के सोनेट हैं। जब मैं आपको एक सोनेट पे अलग से एक स्पेशल वीडियो दे रहा हूं तो वहां पे हम इनकी सारी डिटेल्स देख लेंगे। अभी के लिए हम केवल ध्यान देंगे शेक्सपियरियन सोनेट पे।
Sonnet 29 is written in the traditional Shakespearean sonnet form consisting of 14 lines. पहले ही बता दिया है मैंने 14 लाइंस. सोनेट में कितनी लाइंस होंगी? 14 लाइंस होंगी. याद रखिएगा. इन iambic या फिर iambic पेंटामीटर. आप देखिए याम क्या होता है? 6 तरह के मीटर्स होते हैं. इन इंग्लिश लिटरेचर या फिर इन पोएट्री वी हैव टू रीड अबाउट 6 टाइप्स ऑफ मीटर्स. हमें 6 तरह के मीटर्स पढ़ने हैं, जिसमें से जो सबसे पहला मीटर होता है वो होता है इयाम्बिक मीटर. इसमें क्या होता है? मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं जो इसमें यूज भी हुआ है. 2 सिलेबस लिखे हुए हैं. पहला वाला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा वाला स्ट्रेस्ड होगा. 2 सिलेबस दिए हुए हैं, 2 साउंड्स दिए हुए हैं. जो पहला वाला साउंड होगा डा, वो थोड़ा कम जोर लगा के बोला जाएगा, और जो डम होगा उस पे जोर ज्यादा लगाएगा. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज इयाम्बिक पेंटामीटर या फिर व्हाट इज इयाम्बिक मीटर, तो सबसे पहले तो ये बताएगा इयाम्बिक मीटर पहला टाइप ऑफ मीटर होता है. 6 तरह के मीटर्स होते हैं. उसके बाद इयाम्बिक पेंटामीटर, पेंटा 5 बार, पेंटा मतलब 5 बार, 5 टाइम्स, पेंटा मतलब 5 टाइम्स. इयाम्बिक पेंटामीटर 5 बार एक साउंड जो होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा, यानी कम जोर लगा के बोला जाएगा, और जो दूसरा साउंड होगा उस पर ज्यादा जोर लगाया जाएगा, स्ट्रेस किया जाएगा. डा डम, डा डम. जो डम पे जोर लगाया गया वो स्ट्रेस्ड हो गया, डा पे जोर नहीं लगाया गया वो अनस्ट्रेस्ड हो गया. चलिए आगे देखते हैं. सोनेट कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस, इयाम्बिक पेंटामीटर. आई होप इट इज क्लियर टू यू. द राइम स्कीम फॉलोज द पैटर्न ऑफ, इंपॉर्टेंट है CUET PG के लिए, PGAT के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके इंटरनल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. राइम स्कीम क्या है? AB CD EF GG. आई रिपीट, AB CD EF अगर आप राइम स्कीम वगैरह मेंशन करके आते हैं अपने एग्जामिनेशन के कॉपी पे, जब आप आंसर को सप्लाई करते हैं, आप राइम स्कीम वगैरह लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स थोड़े से रिलेटिवली ज्यादा मिलेंगे उन बच्चों के मुकाबले जिन्होंने सिर्फ क्रैम किया है और आंसर लिख दिया है. तो शेक्सपियरियन सोनेट का आप याद कर लीजिएगा. राइमिंग स्कीम, अ हॉलमार्क ऑफ द पोएटिक स्ट्रक्चर. हॉलमार्क क्या होता है? एक बहुत फाइनेस्ट एग्जांपल. हॉलमार्क क्या होता है? हॉलमार्क साइन क्यों गवर्नमेंट यूज करती है? एक क्वालिटी को डिग्निफाई करने के लिए, सिग्निफिकेंस के लिए. तो वैसे ही हॉलमार्क ऑफ पोएटिक स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि शेक्सपियर की लिखी हुई सोनेट्स एक हॉलमार्क स्टैंड करती हैं पोएटिक जगत में. थीमेटिक प्रोग्रेशन देखें, थीमेटिक प्रोग्रेशन कैसे कैसे थीम सेट की गई हैं, कैसे कैसे ये प्रोग्रेस करती हैं. चलिए देखते हैं. द सोनेट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट सेक्शंस. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है. मैं लिख नहीं रहा हूं. डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट होता है. जैसे नहीं आता वो नोट डाउन कर लेगा, कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाएगा तो अलग से लिखेगा. डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट. सेक्शंस अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, और वो कितने सेक्शन है? 3 सेक्शंस हैं. ईच एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ स्पीकर्स इमोशनल जर्नी. 3 सेक्शंस में डिवाइड है और तीनों ही सेक्शन अलग अलग इमोशंस पे बेस्ड हैं. 3 सेक्शन में सोनेट डिवाइडेड है और तीनों ही सेक्शंस अलग अलग इमोशन पे बेस्ड हैं. द फर्स्ट 8 लाइंस ड्वेल्व इनटू द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर. जो शुरू की आपकी कितनी लाइंस हैं? जो शुरू की आपकी 8 लाइंस हैं वो क्या करती हैं? डिस्पेयर की तरफ ले जाती हैं. जर्नी ऑफ डिस्पेयर का मतलब क्या है? जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में लैक ऑफ हैप्पीनेस आ गया है. क्या आ गया है? लैक ऑफ हैप्पीनेस आ गया है. आपकी लाइफ में कोई लॉस हो रहा है, आपकी लाइफ में एब्सेंस ऑफ होप है, आपकी लाइफ में होप नहीं है, यू आर डिजेक्टेड, यू आर ग्रीव्ड, आपको लग रहा है कि सब कुछ बुरा जा रहा है, देन इट इज कॉल्ड डिस्पेयर. व्हाइल द फाइनल 6 लाइंस चार्ट अ शिफ्ट टुवर्ड्स होप एंड कंटेंटमेंट. और आखिरी की जो 6 लाइन है, मैंने पहले ही बताया था 4 से 5 लाइन में आपको देखने को मिलेगा ज्यादा, लास्ट की 2 लाइंस में तो बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लाइंस. कितनी लाइंस? लास्ट की 6 लाइंस में आपको ये देखने को मिलेगा कि शेक्सपियर अपने मूड को, इमोशनल शिफ्ट को चेंज कर देते हैं. किसकी तरफ? पॉजिटिविटी की तरफ ले जाते हैं कि जितना कुछ भी मेरे पास है वही सफिशिएंट है. पोएटिक डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. शेक्सपियर मास्टरफुली एम्प्लॉयज अ रेंज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. शेक्सपियर बहुत ही मास्टरफुल तरीके से एम्प्लॉय करना मतलब अप्लाई करते हैं, एम्प्लॉय करना मतलब अप्लाई करते हैं अ रेंज ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. ढेर सारी पोएटिक डिवाइसेस को यूज कर लेते हैं, इंक्लूडिंग मेटाफर. वो मेटाफर यूज करते हैं. मेटाफर मतलब डायरेक्ट कंपैरिजन. एज लाइक को यूज करते हैं तो सिमिली हो जाता है, एज लाइक को यूज करते हैं तो सिमिली हो जाता है, लेकिन जब एज और लाइक को यूज नहीं करते हैं तो उसे हम मेटाफर कहते हैं. पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण. कोई भी ना जिंदा चीज, कोई भी ऐसी चीज जो कि जिंदा नहीं है, नॉन लिविंग है, या ऐसी चीज जो मर चुकी है फिर भी उसको यूज कर लेना कि अभी वो जिंदा है, वो बोल पड़ी, वो चल पड़ी, ऐसे करके यूज कर लेना, इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन. इमेजरी, 5 तरह की इमेजरी होती है. साउंड की होगी, विजन की होगी, उसके बाद टेस्ट की हो सकती है. 2 इमेजरी को मिक्स भी किया जाता है. इस तरह की 5 तरीके की इमेजरी आपको बताई जाएगी. द इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट अ रिच इवोकेटिव एंड टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज. Rich, evocative and tapestry of language. Rich, evocative and tapestry of language. इन सबको याद कर लीजिएगा, और आपको आंसर ही ऐसे सप्लाई करना है.
इवोकेटिव का मतलब कि वो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग इमेजेस का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग इमेजेस को लेके आते हैं। और उसके बाद टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज मैंने लिख रखा होगा, टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, रिच इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। शेक्सपियर ओल्ड इंग्लिश, न्यू इंग्लिश, शेक्सपियर ने खुद भी 40,000 वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए हैं। शेक्सपियर ने खुद भी 40,000 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर दिए थे लिटरेचर में। तो शेक्सपियर क्या करते हैं, ओल्ड प्लस न्यू इंग्लिश को मिला करके टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज लेके आते हैं, टेपेस्ट्री ऑफ लैंग्वेज लेके आते हैं अपने सोनेट पे। बैकग्राउंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा आप उतने ही आंसर्स अच्छे से सप्लाई कर पाएंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। लेट मी जूम इन थोड़ा सा और फॉर बेटरमेंट ऑफ रीडिंग एंड स्क्रीनशॉट्स। मॉडर्न स्टूडेंट्स डोंट राइट स्लाइड्स, पीपीटीज, दे टेक स्क्रीनशॉट्स। चलिए देखते हैं द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर, लाइंस 1 to 8। डिस्पेयर, सब कुछ बुरा बुरा चल रहा है, लॉस, लैक ऑफ होप। डिस्पेयर का मतलब लॉस या फिर लैक ऑफ होप, ठीक, लाइफ खराब खराब चल रही है। तो यहां पे तो आइसोलेशन एंड लैमेंट, एनवी एंड लॉन्गिंग, डिसकंटेंटमेंट, सारी थीम्स लिखी हुई हैं। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को ये वाली बुक मिलती है, लेट मी जूम इन, ये वाली बुक मिलती है। तो मैं इससे लाइन बाय लाइन रीड करके बताता जाऊंगा, फिर मैं इन थीम्स पे आऊंगा। जिसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए था वो यहीं से पढ़ के वापस हो लेगा, जिसे थोड़ा सा और डिटेल चाहिए होगा वो ये भी देखेगा, या फिर जैसे केवल नोट्स चाहिए उसने लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है, उसके लिए ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत मौके मिले थे। चलिए देखते हैं। व्हेन इन डिसग्रेस, सोनेट 29, पहली लाइन, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आईज। व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून्स एंड मेंस आईज। डिसग्रेस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, डिसग्रेस का मतलब होता है डिसरिस्पेक्ट, शेम। आई अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। आई अलोन बी वीप, बी वीप का मतलब क्राई करना। आई, ये सेकंड लाइन है, आई अलोन बी वीप माई आउटकास्ट स्टेट। तो शेक्सपियर कह रहे हैं कि जब भी मैं अकेला होता हूं, लैक ऑफ होप में होता हूं, लोगों की नजरों में मैं बुरा बन चुका होता हूं, तो मैं क्या करता हूं, अकेले ही एक किनारे पड़े पड़े रोता हूं, आइसोलेशन में रोता हूं। एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। एंड ट्रबल डीप हेवन, आई रिपीट, लाइन नंबर 3। एंड ट्रबल डीप हेवन विथ माई बूटलेस क्राइज। बूटलेस का मतलब बेकार, ऐसी क्राइज जो बेकार जा रही हैं। शेक्सपियर चिल्लाते रह रहे हैं, शेक्सपियर चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। हेवन बह रहा है, हेवन को कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, गॉड बहरा हो गया है। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट। जब इतना ज्यादा रो लिया तो खुद को देखते हैं और खुद की ही किस्मत को गाली देते हैं, कर्स करते हैं। लाइन नंबर 5, विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर्ड लाइक हिम। यहाँ पे फीचर्ड लाइक हिम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, और ये गुड लुक्स को सिग्निफाई करता है। फीचर्ड लाइक हिम गुड लुक्स को सिग्निफाई करता है, रिपीट, फीचर्ड लाइक हिम गुड लुक्स को सिग्निफाई करता है। लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोजेस्ड, तो किसी एक आदमी की तरह बनना चाहते हैं जिसके पास ज्यादा अच्छा होप हो, जिसके पास ज्यादा अच्छा फेट हो, जिसके पास ज्यादा अच्छी किस्मत हो, जिसके पास रिचनेस हो, जो पैसों के मामले में भी स्ट्रांग हो, उसका सोशल कनेक्शन भी स्ट्रांग हो। अगर आप ये नोट्स पढ़ेंगे, पीछे नोट दिया रहता है, बुक के पीछे के नोट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, बुक के पीछे के नोट को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आप केवल यही नोट्स भी आंसर में सप्लाई करके आते हैं रट करके, तो भी आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, तो भी आपको ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट हैं। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, फीचर लाइक हिम, यानी कि गुड लुक्स की बात हो रही है। लाइक हिम विद फ्रेंड प्रोजेस, काश मेरे पास भी ज्यादा दोस्त वगैरह होते। लाइन नंबर 7, desiring this man's art and man's hope, desiring this man's art and that man's hope। अब वो किसी की आर्ट कॉपी करना चाहते हैं और किसी का होप कॉपी करना चाहते हैं, ताकि क्या कर सकें वो, that man's scope, sorry, that man's scope, किसी का स्कोप कॉपी करना चाहते हैं, फेट कॉपी करना चाहते हैं, किसी का फेट कॉपी कर लेना चाहते हैं, किसी का आर्ट कॉपी कर लेना चाहते हैं, ताकि उनका डिसग्रेस या डिस्पेयर मिट जाए, डिसग्रेस या डिस्पेयर मिट जाए। What with what I most enjoy contented least, contented का मतलब होता है हैप्पी और सेटिस्फाइड, contented का मतलब होता है हैप्पी और सेटिस्फाइड। with what I most enjoy contented least, जिन चीजों को मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता था आज के समय में, वही मुझे सबसे कम ज्यादा क्या देता है, वही मुझे सबसे कम क्या करता है, हैप्पी रखता है या फिर सेटिस्फाइड रखता है। yet, लाइन नंबर ये आपकी होगी 9, yet in these thoughts myself also despising का मतलब क्या होता है, despising का मतलब होता है to hate somebody or someone, to hate somebody or someone, despising का मतलब होता है to hate somebody or someone, इसको लिख लीजिएगा। yet in these thoughts myself almost despising happily I think on thee, दी मतलब you होता है, दी का मतलब you होता है। you old English, you जो है, you को old English में दी लिखते थे THEE, या फिर religious text में भी दी यूज करते थे THEE, and then my state, yet in these thoughts myself almost despising happily I think on you and then my state,
अब क्या हो रहा है, शेक्सपियर को सबसे तो घृणा हो गई है, लेकिन फिर अचानक से हमको कोई याद आ जाता है। शेक्सपियर को जब कोई याद आता है तो वो क्या लिखते हैं, हैप्पीली आई थिंक ऑन यू, मैं खुश होकर तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, एंड देन माई स्टेट, और फिर मैं अपने स्टेट के बारे में यानी कि जो मेरी हालत है उसके बारे में भी सोचता हूँ। लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ द डे अराइजिंग, जैसे एक जो चिड़िया होती है सुबह के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होगी, चाहती है सुबह होते ही उड़ने लग जाती है, चारों तरफ आवाजें करती है। फ्रॉम सलन अर्थ, सलन अर्थ का मतलब लिख लीजिए, सलन अर्थ का मतलब लिख लीजिए बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, सल्की, कि दाएं बाएं भी देखो तो सब दुख जैसा माहौल है, दुख भरा माहौल है। तो सलन अर्थ सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, हिम्स का मतलब लिख लीजिएगा सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, हिम्स का मतलब लिख लीजिएगा सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड, यानी भजन करना, भगवान को प्रेज करना। भजन में हम क्या करते हैं, या तो भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं और उसमें भी थोड़ी बहुत तारीफ करते हैं, आपको किसी से कुछ चाहिए तो उसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हो रहा है लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, यानी कि जैसे ही जब मुझे तुम्हारे बारे में याद आ जाता है, शेक्सपियर को जब अपने लवर के बारे में याद आ जाता है, या फिर कोई और भी हो सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी है, मैंने तो शेक्सपियर से बात की ही नहीं है तो मुझे एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे पता होगा। तो शेक्सपियर को जैसे ही उनके लवर के बारे में याद आ जाता है या फिर किसी और के बारे में याद आ जाता है तो उनका जो मूड होता है वो एक लार्क की तरह हो जाता है, एक चिड़िया जो सुबह होते ही चहचहाने लगती है, उड़ने लगती है। और वो क्या करते हैं, फ्रॉम सलन अर्थ सिंग्स हिम्स एट हेवंस गेट, वो जो लार्क है वो अर्थ से उड़ करके जाता है, यानी कि शेक्सपियर का मूड खराब से इतना अच्छा हो जाता है कि वो हेवंस गेट तक पहुंच जाते हैं उस लार्क की तरह गाना गाते हुए, वो भी हिम्स गाते हुए। फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, फॉर thy sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with kings। scorn का मतलब लिख लीजिएगा, scorn का मतलब है CORN का मतलब लिख लीजिएगा घिन प्रकट करना, घिन प्रकट करना। contempt CONTEMPT स्पेलिंग्स मत गलत करिएगा, मैं लिख भी देता हूं CONTEMPT contempt, घिन प्रकट करना, घिन प्रकट करना। तो शेक्सपियर क्या कहते हैं, फॉर दाई स्वीट लव रिमेंबर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, जैसे ही मैंने तुम्हें याद किया, जैसे ही मैंने अपने लव को याद किया, इतनी ज्यादा वेल्थ आ गई मेरे पास। शेक्सपियर थिंक्स दैट ही इज रिचेस्ट इन दिस वर्ल्ड बिकॉज उनके पास उनके लवर का प्रेम है, उनके लवर की फीलिंग्स हैं। That then I scorn to change my state with kings। अब शेक्सपियर इतने ज्यादा रिच हो गए हैं कि वो घिन प्रकट करते हैं कि अगर किसी एक राजा से भी उनकी पोजीशन चेंज कराई जाएगी तो भी उनको इतना सुकून नहीं मिलेगा। That was a line by line explanation। जिसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए था वो ये करके निकल जाएगा। जो थोड़ा बहुत आंसर सप्लाई करना चाहते हैं या उनको थोड़ा बहुत मटेरियल चाहिए था, स्टडी मटेरियल चाहिए था, they will wait and watch the lecture। आइसोलेशन एंड लैमेंट, आइसोलेशन मतलब अकेला होना, लैमेंट रोना, पछताना, किसी चीज पे पछतावा रखना। The opening lines of the sonnet paint a vivid picture of a speaker's emotional state। जो ओपनिंग लाइंस हैं सोनेट की वो क्या करती हैं, एक बहुत विविड पिक्चर प्रकट करती हैं, किसके लिए, इमोशनल स्टेट, वो भी किसका, स्पीकर का। स्पीकर कौन है, शेक्सपियर हिमसेल्फ। स्पीकर कौन है, शेक्सपियर हिमसेल्फ, मान के ही चलते हैं हम लोग। फीलिंग इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आइज द स्पीकर लैमेंट्स हिज आउटकास्ट स्टेट। शेक्सपियर को ये लग रहा है, शेक्सपियर को ये लग रहा है कि उनको समाज से बहिष्कारित कर दिया गया है। शेक्सपियर इतनी ज्यादा पॉवर्टी झेल रहे हो सकता हो, या फिर इतना ज्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे हो, इतना ज्यादा आइसोलेशन फील कर रहे हो कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्या उन्हें समाज से बहिष्कारित कर दिया गया है। क्राइंग आउट टू एन अनरिस्पॉन्सिव हेवन इन स्टेट ऑफ अटर डिसोलेशन। शेक्सपियर भगवान से बार बार गुहार लगा रहे हैं, हे भगवान सुन लो मेरी, लेकिन ऐसा कोई सुनने वाला नहीं है। तो इससे क्या होता है, क्राइंग आउट टू एन अनरिस्पॉन्सिव हेवन। शेक्सपियर को कोई हेवन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कोई गॉड नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है, और वो कैसा फील कर रहे हैं, डिसोलेशन फील कर रहे हैं। एनवी एंड लॉन्गिंग, एनवी एंड लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब डिजायर्स होता है, लॉन्गिंग का मतलब डिजायर्स होता है। डिजायर की स्पेलिंग आपको आती होगी, इसलिए मैंने रफली लिख दिया है। लेक्चर को हम थोड़ा छोटा कंपाइट रखने की कोशिश करेंगे। एनवी का मतलब होता है पॉजिटिव जेलेसी, जेलेसी में भी पॉजिटिव जेलेसी होना, यानी कि इसका मतलब ये है आप किसी को देखें वो अच्छे लेवल पे है तो आप उसे घृणा ना करके उसका जैसा बनने की कोशिश करें, दैट इज एनवी, पॉजिटिव जेलेसी। डीपली एनवियस ऑफ अदर्स, अब देखिए ये पॉजिटिव जेलेसी है। शेक्सपियर जेलेसी रख रहे हैं लेकिन पॉजिटिव स्टेट में, कि आज मैं भले यहाँ पे हूं, मेरा स्टेट भले नीचे का है, कुछ समय बाद मैं इतना ऊपर चला जाऊंगा कि उनके बराबर हो जाऊंगा। डीपली एनवियस ऑफ अदर्स हु सीम टू पोसेस द क्वालिटीज ऑफ स्पीकर लैक्स, क्वालिटीज द स्पीकर लैक्स। शेक्सपियर को जेलेसी किससे होगी, उसी से होगी, जाहिर सी बात है, उसी से होगी, ऑब्वियसली उसी से होगी जिसके पास अच्छी चीजें होंगी। वो भी क्या है, वो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। शेक्सपियर को क्वालिटीज चाहिए, शेक्सपियर को क्वालिटीज का एनवी है। शेक्सपियर को किस बात के लिए एनवी है, क्वालिटीज के लिए एनवी है। द स्पीकर विशेस ही कुड लाइक टू वन मोर रिच इन होप। शेक्सपियर रिच इन होप होना चाहते हैं, वो थोड़ा पॉजिटिव बनना चाहते हैं। फीचर लाइक हिम विद फ्रेंड्स पोजेस्ड दिस सेंस ऑफ लॉन्गिंग एंड dissatisfaction pervades the first half of the sonnet। शुरू में क्या लगता है, शुरू में शेक्सपियर में बताते हैं उनके पास होप नहीं है, उनको होप चाहिए, उनके पास दोस्त नहीं, उनको दोस्त चाहिए, क्या पता वेल्थ ना हो, उनको वेल्थ चाहिए हो। नोट्स में आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। डिसकंटेंटमेंट, डिसकंटेंटमेंट देखिए यहां क्या है, द स्पीकर डिस्पेयर इज सो प्रोफाउंड, द स्पीकर्स डिस्पेयर इज सो प्रोफाउंड दैट ही फाइंड्स लिटिल जॉय इन द थिंग्स ही मोस्ट एंजॉयज। स्पीकर इतना ज्यादा दुखी हो गए हैं, विलियम शेक्सपियर इतना ज्यादा दुखी हो चुके हैं, जिन जिन चीजों में उन्हें
अच्छा लगता था, उनको कर करके अच्छा लगता था जिन चीजों को, उन्हीं में उनको कम जॉय मिलने लगा है। अब यानी कि एक्साइटमेंट का स्टेट खत्म हो रहा है, उनका जो मेंटल स्टेट है नीचे आ रहा है, ही इज गोइंग टुवर्ड्स डिप्रेशन, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। कंटेंटेड लीस्ट हाइलाइटिंग द डेप्थ्स ऑफ हिज इमोशनल टर्मोइल, टर्मोइल की मीनिंग दी हुई है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अब वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें बेसिकली चाहिए क्या, हेवन उनकी सुन ले, उनको होप मिल जाए, उनको ऑप्टिमिज्म आ जाए, वो पॉजिटिव हो जाए, क्या चाहिए उन्हें। टर्मोइल एंड ऑल इनकम्पासिंग नेचर ऑफ हिज हैप्पीनेस, इनकम्पासिंग मतलब सराउंडिंग। अब इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है उनके आसपास कि उनको क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि बेसिकली उनको लाइफ में चाहिए क्या। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट प्लीज बी क्विक, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ये नोट्स होंगे आपकी लाइंस के लिए, ये नोट्स हैं आपकी लाइंस के लिए। ये लार्क की फोटो है, उस गोल्ड ये उस लार्क की फोटो है जिसके बारे में बात किया है शेक्सपियर ने, लाइन नंबर 8 आई थिंक, लाइन नंबर 8 आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लाइन नंबर 8 होनी चाहिए, या मे बी लाइन नंबर 9 होगा, 8 या 9। self realization despite his overwhelming sense of despair the speaker experiences a moment of self realization। शेक्सपियर को रियलाइज होता है कि जो जो चीजें उनके पास हैं क्या पता और लोगों के पास ना हो, वो जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। शेक्सपियर को रियलाइज होता है कि आज के समय में जिंदा रहना ही बहुत बड़ी बात है, यही एक खजाना है ईश्वर की तरफ से। स्पीकर एक्सपीरियंस अ मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, एक्नॉलेज करते हैं, वो थैंक करते हैं दैट ही इज ऑलमोस्ट despising himself for these thoughts। वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को जबरदस्ती का ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो अपने आप को जबरदस्ती का ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं ये सारी बातें सोच सोच कर। दिस मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन द सोनेट इमोशनल ट्रेजेक्ट्री। सोनेट दुख की तरफ आगे बढ़ रहे, सोनेट दुख की तरफ आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही, आगे बढ़ रही। शेक्सपियर को रियलाइज हो गया, किसी एक पॉइंट पर रियलाइज हो गया, ट्रेजेक्ट्री नीचे आ गई। ये जो सैडनेस है, SADNESS, ये जो सैडनेस है वो ट्रेजेक्ट्री के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। फिर जैसे ही शेक्सपियर को रियलाइज हुआ, एक्नॉलेज हुआ कि वो जबरदस्ती ये सारी बातें सोच सोच कर अपने आप को परेशान कर रहे हैं, अब ये सैडनेस की ट्रेजेक्ट्री नीचे जा रही है, यानी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। थोड़ा सा फिजिक्स, 45 डिग्री की जो ट्रेजेक्ट्री होती है उस पे हाइट सबसे ज्यादा मिलती है और डिस्टेंस भी सबसे ज्यादा मिलती है, याद आ गया तो बता दिया। Almost despising him for these thoughts, this marks a turning point in the sonnet's emotional trajectory। I hope it is clear to you। Second, remembrance of love। शेक्सपियर को याद आ जाता है, शेक्सपियर को उनके लवर के बारे में याद आ जाता है। As the speaker thinks of his beloved, जैसे ही वो अपने loved one के बारे में सोचते हैं, his spirits are lifted, आत्मा खुश, मन प्रसन्न। The lark at break of the day arising, लाइन से याद आ रही होंगी आपको। The lark at the break of the day arising from sullen earth, बेकार सी gloomy earth से, singing hymns, हिम्स गा रही है, भजन गा रही है, प्रेज ऑफ गॉड, सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड गा रही है एट हेवेंस गेट। दिस मेमोरी ऑफ लव ट्रिगर्स अ प्रोफाउंड शिफ्ट इन स्पीकर्स इमोशनल स्टेट। वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं शेक्सपियर, लेट मी टेल यू वंस अगेन। शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि जैसे ही उन्हें याद आ जाता है अपने लवर के बारे में, जैसे ही उनको चीजें याद आ जाती हैं, उनका मूड शिफ्ट हो जाता है, उनका ध्यान बढ़ जाता है। जब ध्यान बढ़ जाता है तो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को देखने लग जाते हैं। देन contentment and joy, contentment and joy, the final lines of the sonnet conveys a sense of profound contentment and joy as the speaker declares that sweet love remembered। शेक्सपियर को उनका लव स्वीट लगता है। bring such wealth, और लव होना क्या लाता है, वेल्थ लेके आता है, वेल्थ। शेक्सपियर को वेल्थ मिल जाती है और ये कोई मटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं है, इसको कोई चुरा नहीं सकता, ये उनके अंतर्मन की वेल्थ है। दैट ही वुड स्कॉन टू चेंज, स्कॉन मतलब घिन प्रकट करना, आई रिपीट, घिन प्रकट करना, कंटेम्प्ट करना। हिज स्टेट विद किंग्स, शेक्सपियर अपनी पोजीशन को राजाओं से भी नहीं बदलना चाहते हैं। क्यों नहीं बदलना चाहते हैं, उनके पास उनका लवर का प्यार है, उनके पास उनके लवर का प्यार है। दिस रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ टेस्टामेंट, इंपॉर्टेंट, आपने सुना होगा बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, कभी जानने की कोशिश नहीं की होगी कि व्हाट इज टेस्टामेंट। कोई चीज सही है या गलत है, या सही है तो क्यों सही है, उस बात का प्रमाण देता है टेस्टामेंट, उस बात का प्रमाण देता है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट टू पावर ऑफ लव एंड ह्यूमन स्पिरिट। तो शेक्सपियर क्या कहते हैं, शेक्सपियर को जब समझ में आ जाता है कि उनके पास उनके लवर का प्यार है, तो इतना ज्यादा वेल्थ उनको ऐसा महसूस होता है कि उनको इतनी ज्यादा वेल्थ मिल गई है कि अब उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। और जब उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उनको किंग्स के स्टेट से घिन आती है, उनको यही लगता है कि वो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट है, अब उनको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। कंटेंटमेंट का मतलब देख लीजिए, फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट का मतलब देख लीजिए, फीलिंग ऑफ हैप्पी सेटिस्फैक्शन। आप गलती से आ गए हैं तो मेरी गारंटी है आपको कुछ ना कुछ नहीं तो 10 न्यू वर्ड्स मिल जाएंगे सीखने को, और विथ मीनिंग्स। बोल के बताने से अच्छा है, बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जो मेरे साथ भी हुआ करता था व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर। तो इसीलिए मीनिंग्स मैं लिख के लाया हूं, आप देखिए, कॉपी करिए, गलत मत करिए और इन्हें याद करिए। 10 से 12 बार बोल लीजिए, 10 से 12 बार बोल लीजिए। इंग्लिश लिटरेचर में मार्क्स उसी को मिलते हैं जिसकी लैंग्वेज अच्छी होती है, जो वोकैब्स अच्छी यूज करता है, टू बी वेरी प्रिसाइज। पोएटिक डिवाइसेस,
पोएटिक डिवाइसेस, आई होप ये आपको दिख रहा होगा, let it be refreshed. Metaphor: the speaker's emotional state is vividly captured through the use of metaphor as he compares his spirit lifting to the lark at the break of day arising from solemn earth. तो यहाँ पे लाइंस भी दी हुई है, केवल ये नहीं बताया मैंने कि मेटाफर है, कहाँ पे मेटाफर है ये भी है। आप लाइंस में अपनी बुक में मान लीजिए ये लाइंस लिखी हुई है तो एरो लगा लीजिएगा, एरो लगा के लिख लीजिएगा मेटाफर यूज। बुक में ही नोट्स बनाइए, फायदे में रहेंगे। बुक नहीं है तो कॉपी में पोएट्री लिख करके नोट्स बनाइए, फायदे में रहेंगे। नोट्स जरूर बनाइए, लास्ट में काम आएगा। पर्सोनिफिकेशन: शेक्सपियर एम्प्लॉयज पर्सोनिफिकेशन टू ग्रेट इफेक्ट। शेक्सपियर पर्सोनिफिकेशन को बहुत ही उम्दा तरीके से यूज करते हैं। डिस्क्राइबिंग द स्पीकर एज ट्रबलिंग डीप हेवन। वो क्या कह रहे हैं, स्पीकर क्या बोलता है कि ट्रबलिंग डीप हेवन। अब हेवन बहरा कैसे हो सकता है, हेवन तो इंसान है ही नहीं है, तो ट्रबलिंग डीप हेवन विथ हिज बूटलेस क्राइज, बेकार क्राइज, इम्बुइंग द डिवाइन विद अ सेंस ऑफ इंडिफरेंस एंड अनरिस्पॉन्सिवनेस। यानी कि अब जो भगवान है वो भी पक्षपात करने लगे हैं, अब भगवान भी पक्षपात करने लगे हैं, भगवान भी अब क्या करने लग गए हैं, पक्षपात करने लग गए हैं। और अगर भगवान भी पक्षपात कर रहे हैं तो वो किसी की बात सुनेंगे, किसी की बात सुनेंगे ही नहीं। नेक्स्ट, एलिटरेशन: द रेपिटेशन ऑफ आई साउंड। The repetition of I sound in like to one more rich, आई आया hope, featured like him, आई आ गया like, आई आ गया with friends possessed। मैं रिपीट कर देता हूं, I sound in like to one more rich in hope, comma featured like him, comma like him with friends possessed। यहाँ पे I sound रिपीट हो रहा है इसलिए alliteration creates a rhythmic almost इनकंटेटरी क्वालिटी टू द लाइंस। जो क्वालिटी ऐड करता है, आई साउंड की क्वालिटी क्या ऐड कर रहा है, एलिटरेशन यूज कर लेना है, ठीक। और मैंने ये अंडरलाइन कर लिया है, आप इसे यूज कर ले, आप इसे एग्जाम में आंसर सप्लाई करने के लिए आप इसे ये सेम लाइंस एग्जैक्ट आप उठा के एग्जाम में चिपका सकते हैं। सिमिली देखिए, सिमिली शेक्सपियर एम्प्लॉय सिमिली क्या है, एज यूज कर लेना कंपैरिजन के लिए, लाइक यूज कर लेना मतलब कि कंपैरिजन के लिए किन्हीं वर्ड्स का यूज कर लेना तो क्लियर कंपैरिजन होगा। डायरेक्ट कंपैरिजन ना करना सिमिली होगा, और डायरेक्ट कंपैरिजन कर देना क्या होगा, मेटाफर होगा। आपने एज लाइक नहीं यूज किया तो मेटाफर होगा। यहाँ पे देखिए एज लिखा है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा हुआ है, लाइंस पीछे हैं। सिमिली कब होगा, जब आप एज और लाइक यूज करेंगे। जब आप एज और लाइक नहीं यूज करेंगे तो ये हिडन कंपैरिजन होता है, आपको ढूंढना होगा। शेक्सपियर एम्प्लॉयज सिमिली टू ड्रॉ पावरफुल कंपैरिजन्स एज सीन इन द विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, हाईलाइटिंग द स्पीकर्स एनवी। अब यहां देखो लाइक कहीं आ रहा है, ये आ रहा है लाइक। एज और लाइक आएगा तो ही सिमिली होगा, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। एज और लाइक नहीं आएगा फिर भी कंपैरिजन हो रहा है, मीनिंग हिडन है, तो क्या होता है, मेटाफर होता है। एज लाइक नहीं आ रहा है, मीनिंग हिडन है, हिडन कंपैरिजन है तो मेटाफर है। एज और लाइक आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, एज लाइक आ रहा है तो सिमिली होता है। एज कूल एज कुकुम्बर, एज वाइस एज आउल। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, सोनेट 29 इन कॉन्टेक्स्ट। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पीछे जो रुके होंगे केवल उन्हें ही ये मिलेगी भी, जो चले गए होंगे उन्हें नहीं मिल पाएगा। शेक्सपियरियन सोनेट 29 is a part of larger collection of 154 sonnets। सोनेट 29 is a part of larger collection of 154 sonnets। तो शेक्सपियर को क्रेडिट दिया जाता है टोटल 154 sonnets का, और इसमें कई सारी sonnets उन्होंने अपने ड्रामास में भी यूज की है, कई सारी sonnets उन्होंने अपने ड्रामा में यूज कर ली है। तो इस वजह से प्लेस, जिन्हें आप प्लेस भी कह सकते हैं, इस वजह से उन सोनेट्स को यहाँ नहीं जोड़ा है। शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे हुए हैं, शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे हुए हैं। और इन सोनेट्स को अगर प्रिसाइसली डिवाइड किया जाए, इन सोनेट्स को अगर प्रिसाइसली डिवाइड कर दिया जाए तो एक कैटेगरी आती है फेयर यूथ सोनेट की, FAIRYOUTH, फेयर यूथ सोनेट की, और वो है 1 से लेके 126 तक। ये डेडिकेटेड है किसी यंग, ये डेडिकेटेड है किसी एक यंग ब्यूटीफुल मैन को, क्या पता इनका दोस्त हो या किसी कोई और हो सकता है जिसे ये पसंद करते हो, एडमायर करते हो। फिर जो दूसरी कैटेगरी आएगी, ये पहली कैटेगरी है, फिर जो दूसरी कैटेगरी ऑफ सोनेट्स आएगी, कितनी सोनेट्स हैं तो 154 सोनेट्स हैं, 154 सोनेट्स हैं। जो दूसरी कैटेगरी आएगी वो आएगी डार्क लेडी सोनेट की, द डार्क लेडी सोनेट की, और ये आएगी 127 से 152, 127 से 152, यानी कि सोनेट नंबर 127 से 152 डेडिकेटेड है किसी एक डार्क लेडी को, किसी को नहीं पता वो कौन है। सोनेट नंबर 1 से 126 किसी यंग और ब्यूटीफुल मैन को डेडिकेटेड है। और जो थर्ड कैटेगरी है उसमें केवल 2 ही सोनेट हैं, उसमें केवल 2 ही सोनेट है और उनको बोला जाता है द ग्रीक सोनेट, द ग्रीक सोनेट 153 to 154, ये केवल 2 सोनेट्स हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज।
चलिए आगे देखिए, सोनेट 29 इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कलेक्शन ऑफ 154 सोनेट्स। इन्हें भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। Written by William Shakespeare, each exploring various themes of love, loss and human condition। तो शेक्सपियर की जो थीम्स होती थी सोनेट्स में वो होती थी लव, लॉस और ह्यूमन कंडीशन। जितने भी सोनेट्स प्लेस में लिखे गए हैं उन्हें यहाँ नहीं जोड़ा गया है, वो अलग है, उन्हें यहाँ नहीं जोड़ा गया है, वो अलग है। शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस लिखे हैं, शेक्सपियर ने टोटल 37 प्लेस लिखे हैं और उनमें भी उन्होंने कहीं कहीं सोनेट यूज की है, तो उन्हें यहाँ नहीं काउंट किया गया है। चलिए आगे देखिए, एलिजाबेथियन एरा क्या है। द सोनेट वॉज कंपोज्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथियन एरा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये सोनेट कब कंपोज की गई थी, तो एलिजाबेथियन एरा पे किया गया था। ये जो टाइम पीरियड है या फिर जो डिवीजन है एरा के माध्यम से, इस पे हम कभी और चर्चा कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अ पीरियड ऑफ रिमार्केबल कल्चरल एंड आर्टिस्टिक फ्लरिशिंग इन इंग्लैंड। फ्लरिशिंग इन इंग्लैंड, किसी को इंग्लैंड का पूरा नाम पता है? किसी को इंग्लैंड का पूरा नाम पता है तो मुझे जरूर बताएं, जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूं। द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड। याद रखिएगा, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड द नॉर्दर्न आयरलैंड। इंग्लैंड, इसको इंगल्स से डिराइव किया गया है, ANGLES, इंगल्स। इंग्लैंड को उसका नाम इंगल्स से मिला है, इंगल्स। इंगल्स वर जर्मेनिक ट्राइब, इंगल्स जर्मेनिक ट्राइब थे। और इंग्लैंड की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। इंग्लैंड की जो वहां पे जो मूल निवासी जो लैंग्वेज यूज करते थे वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज करते थे। और टू बी वेरी, अगर मैं बहुत प्रिसीजन से बताऊं तो नॉर्मेनिक फ्रेंच, अगर मैं बहुत प्रिसीजन से बताऊं तो वो नॉर्मेनिक फ्रेंच बोला करते थे। इंग्लिश वहां की लैंग्वेज नहीं थी जैसे अब है। which influenced Shakespeare's poetic style and thematic concerns। तो एलिजाबेथियन पीरियड में जैसा भी लिखा जाता होगा वही शेक्सपियर को भी क्या करता है, वही शेक्सपियर के ऊपर भी असर डालता है, उनकी पोइट्री के ऊपर, उनके सोनेट्स के ऊपर। ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स, शेक्सपियर ने अपने बारे में भी बहुत सारी चीजें बता दी। व्हाइल द सोनेट्स आर नॉट स्ट्रिक्टली ऑटोबायोग्राफिकल, पूरी तरीके से ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है शेक्सपियर। दे डू कंटेन ग्लिम्स, थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स दे देते हैं, छोटी छोटी छवियां दे देते हैं, छोटी छोटी पिक्चर्स बता देते हैं इनटू द पोएट्स ओन इमोशनल एक्सपीरियंस। पोएट का इमोशनल स्टेट कैसा है, पोएट के ऊपर क्या बीत रही है, आप बीती बता देते हैं। एंड पर्सनल रिफ्लेक्शंस, पोएट का पर्सनल रिफ्लेक्शन बता देते हैं। एडिंग टू देयर प्रोफाउंड रेजोनेंस एंड यूनिवर्सैलिटी, profound resonance, adding to their profound resonance and universality। तो यहां क्या हो रहा है, शेक्सपियर ना चाहते हुए भी या फिर उन्होंने विलिंगली किया हो, किसी को पता नहीं है, तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट यही बताना चाह रहा है। ये जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है वो ये है कि सोनेट स्ट्रिक्टली ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी बातें शेक्सपियर के बारे में पता लग जाती हैं जो कि उनसे रेजोनेट कर सकते हैं। हम रेजोनेट करना मतलब कि कनेक्ट कर सकते हैं। एक केमिस्ट्री में भी रेजोनेंस होता है, जिन्हें पता होगा वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे क्या है केमिस्ट्री का रेजोनेंस। Enduring legacy of Sonnet 29, कितना ज्यादा पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट ईयर में ही सब बता देंगे। Enduring legacy of Sonnet 29, साफ साफ दिख रहा होगा, आई होप सो। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, इफ नॉट विजिबल, लेकिन उधर से वो कट जाएगा। लेट मी चेक, ठीक है, बस ठीक है। Enduring legacy, poetic Sonnet 29 has left an indelible mark on the literary landscape, inspiring countless writers and poets who have sought to emulate its emotional depth and masterful craftsmanship। तो यहाँ पे क्या है, पोएटिक इन्फ्लुएंस में क्या है, पोएटिक इन्फ्लुएंस में क्या है, सोनेट 29 एक बहुत ही अच्छा हॉलमार्क सा एग्जांपल है। एक इसने बाउंड्री सेट कर दी है कि इससे अच्छा ही लिखना है, इससे बुरा नहीं लिखना है। तो ये बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स, पोएट्स, इन सबको तो इंप्रूव करने के लिए मजबूर करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी, प्लस मास्टरफुल क्राफ्ट्समैनशिप दिखाती है। इस रीजन में, सोनेट के रीजन में, ये सोनेट लिखो तो ऐसे लिखो, नहीं मत लिखो। स्कॉलरली एप्रिसिएशन, द सोनेट हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सटेंसिव स्कॉलरली एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन with critics and academics exploring its nuances and uncovering new layers of meaning। अगर स्कॉलरली एप्रिसिएशन देखा जाए तो सोनेट में बहुत कुछ नया नया मिल गया। सोनेट में बहुत सारी चीजें मिल गई, 3 तरह की लैंग्वेजेस का यूज मिल गया, अलग अलग लिटरेरी डिवाइस मिल गई, एक तरह से ह्यूमन नेचर पे भी कुछ बातें हो गई, ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी कुछ बातें हो गई। तो यहाँ पे क्या है कि हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे न्यूएंसेस मिलते हैं, छोटे छोटे डिफरेंस वाली चीजें। फीलिंग में क्या डिफरेंस है, साउंड में क्या डिफरेंस है, बहुत पतली पतली लकीरें खींची हुई हैं, लेकिन फिर भी बताया सारी चीजें हैं। अगर मैं इसको और तोड़ दूं तो बात बहुत सारी चीजों पे की गई है, लेकिन अगर उनका डिफरेंस पता करने की कोशिश की जाए तो अगर आप डिफरेंस पता करेंगे तो उनके बीच में बहुत पतली पतली लाइंस मिलेगी। मान लीजिए फीलिंग्स की बात हो रही है तो एक लाइन का ही फर्क है कि वो चेंज हो गया इमोशंस की तरफ, फीलिंग से चेंज होकर इमोशन की तरफ चला गया, इमोशन से चेंज होकर साइकोलॉजी पे चला गया, तो बहुत पतली पतली लाइन से डिवाइडेड है। कल्चरल इंपैक्ट क्या है, अगर आप ये सब एग्जाम में ऐड करेंगे तो यू विल गेट थोड़े ज्यादा मार्क्स रिलेटिवली। एज क्विंटेसेंशियल वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्विंटेसेंशियल का मतलब क्या होता है, बीइंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग।
बीइंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। एग्जांपल के लिए एपिटोमी भी यूज कर सकते हैं शायद। एपिटोमी एज एन क्विंटेसेंशियल वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सोनेट 29 हैज transcended the bounds of poetry influencing art music and popular culture। सोनेट 29 इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि ना ही केवल पोइट्री, आर्ट को भी इन्फ्लुएंस कर दिया, म्यूजिक को भी इन्फ्लुएंस कर दिया, पॉपुलर कल्चर को भी इन्फ्लुएंस कर दिया, एंड सीमेंटिंग शेक्सपियर्स लेगेसी एज अ ट्रू मास्टर ऑफ रिटन वर्ड। और शेक्सपियर को किस रूप में प्रेजेंट किया? सोनेट 29 के थ्रू शेक्सपियर ने क्या प्रूव कर दिया? सोनेट 29 के थ्रू शेक्सपियर ने क्या प्रेजेंट कर दिया? शेक्सपियर ने प्रेजेंट किया, शेक्सपियर ने अपनी लेगेसी प्रेजेंट की एज अ ट्रू मास्टर ऑफ रिटन वर्ड। और कैसे चीजें लिखी जा सकती हैं इसका एक बहुत बड़ा एपिटमी पेश कर दिया। और या फिर क्या कह सकते हैं हम, क्विंटेसेंशियल पेश कर दिया। क्विंटेसेंशियल क्या होता है? बीइंग द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। आई होप सोनेट 29 इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको कोई चीज ऐसा लग रहा है कि मिसिंग है, ये भी बताई जा सकती थी, तो उसे भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम उसे कवर कर देंगे। आपको कुछ भी चाहिए तो डू कमेंट से करिए, उसी के थ्रू हम जान सकते हैं। और कोई मीडियम है नहीं हमारे आपके लिंकिंग का, हमारे आपके बातचीत करने का। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और खासकर उनके साथ जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश लिटरेचर में। होप टू सी यू सीन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। डू रीड मोर पोएट्रीज, डू रीड मोर सोनेट्स एंड मच मोर। थैंक यू।